वर्ब, सी वर्ब जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस वर्ब को क्या मैं कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकता हूं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा बना होता, इंडियंस एंड मॉलडीव्स आर सीइंग, ठीक है? तो इस सेंटेंस में क्या दिक्कत होती? चलो, स्टेटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से एसएससी बैंक के लिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते ना तो काफी नंबर आप खो देंगे मुफ्त वाले। कॉन्सेप्ट ये कहता है, स्टेटिव वर्ब्स हैं कुछ इंग्लिश में जिनको कभी भी कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करना। फिर सुन लो, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करना। कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब्स हैं? 4 तरह की हैं, आपके सामने लिख दी गई हैं। फीलिंग्स के लिए है लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रिफर, वांट और विश। आपकी थॉट्स के लिए हैं अग्री, डिसअग्री, बिलीव, थिंक, कंसीडर, डाउट, इमेजिन, मीन, है ना, नो, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। अब मतलब क्या है इनका? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो या तो आप करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। जिस मोमेंट पे अंडरस्टैंडिंग आएगी उसी मोमेंट पे आप अंडरस्टैंड करेंगे। उससे पहले तो आप अंडरस्टैंड करने की तैयारी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। और वैसे ही बिलीव है, बिलीव का मतलब है मैं मानता हूं, मैं मान रहा हूं, आई एम बिलीविंग। ऐसा कोई फ्रेज, कोई ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बन सकता भाई। या तो मानते हैं, जिस मोमेंट पे मान लेंगे मान लेंगे। मतलब इन एक्शंस के अंदर स्टेटिव वर्ब्स में टाइम का कोई कंजम्पशन नहीं हो सकता। या तो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आई एम लविंग इट, तो लविंग इट वाला कोई कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में नहीं है। आई लव इट या आई डोंट लव इट। समझ पाए ना? प्यार तो एक मोमेंट में है ना, वो उस मोमेंट से पहले अगर आपको नहीं था और उस मोमेंट के बाद अगर आपको है, बस उस मोमेंट पे जो होना था वो हो गया। ऐसा ही कुछ जो है बिलोंग, हैव, पजेस और ओन के साथ होता है। पजेस मतलब किसी चीज के मालिक होना। हैव का मतलब भी वही है, किसी चीज को अपने पास रखना। बिलोंग का मतलब है किसी चीज से जुड़ा हुआ होना। ओन का मतलब भी होता है ओन करना। तो अगर आपके पास एक गाड़ी है तो ऐसा नहीं बोल सकते आई एम ओनिंग अ कार। ओनिंग का क्या मतलब भाई? या तो ओन करता है या नहीं करता है। या तो तेरी गाड़ी है, तूने बेच दी। अगर अपनी गाड़ी है तो उस मोमेंट पे अपनी हो गई थी जिस मोमेंट पे आरसी पे अपना नाम पड़ा था। तो ये वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म लगा के मेन वर्ब में इनको यूज नहीं करना है, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यूज तो मेन वर्ब में नहीं करोगे, लेकिन अगर आ जाए कंटिन्यूस टेंस में तो क्या करेंगे? अगर कंटिन्यूस टेंस में आ जाए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तो उसको बदल देना इंडेफिनिट में। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए तो उसको चेंज कर देना परफेक्ट में। क्लियर है मामला? चलो करके दिखाता हूं। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मुझे प्यार हो गया इस गाने से। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, तो प्यार है या नहीं है? आई एम लविंग का कुछ झंझट ही नहीं होना चाहिए। तो आई, देखो, कंटिन्यूस टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज कर दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और लिख दूंगा आई लव दिस सॉन्ग, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्या तुम मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्या मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा समझ रहे हो, लेकिन इंग्लिश में नहीं हो सकता। इंग्लिश होना चाहिए डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उसको बना दूंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? इंडेफिनिट टेंस में डू निकाल दिया यू के लिए। इज शी नोइंग अस, क्या वो हमें जानती है? तो जानना, या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं। जान रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस है भाई? इज शी नोइंग अस को आपको बनाना पड़ेगा डज शी नो अस। आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना। वी आर हैविंग शेयर्स ऑफ सेवरल कंपनीज और डीमेट अकाउंट, हम हैव करते आ रहे हैं, रखते आ रहे हैं कई कंपनियों के शेयर अपने डीमेट अकाउंट में। देखो, या तो आप हैव करते हो या नहीं करते हो। जिस मोमेंट पे खरीदे थे उस मोमेंट पे डीमेट में आ गए थे, आप उनके मालिक बन गए थे। जब बेचोगे उसी मोमेंट पे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो आर हैविंग जैसा अंग्रेजी में कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसको लिखना चाहिए, लिखेंगे वी हैव, इंडेफिनिट टेंस बना देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है? आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी। ब्रेकफास्ट यानी आपका नाश्ता। देखो, यहाँ पे जो हैविंग है ना, वो रखने के लिए यूज नहीं है, वो खाने के लिए यूज हो रहा है। हैव वर्ब के भी तो कई मीनिंग्स है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लकीर का फकीर मत बनना। हैव जब पजेस के लिए, ऑन के लिए यूज हो तब वो स्टेटिव होता है। यहाँ पे हैव खाने के लिए यूज हो रहा है। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। ये हैविंग कुछ और नहीं है, यहाँ पे ईटिंग का काम कर रहा है। तो हैव वर्ब जब खाने पीने का काम कर रही हो, किसी और चीज़ का काम कर रही हो, तब इसको आप भले ही स्टेटिव वर्ब तो है ही नहीं है, तब आप इसको एम हैविंग लिख सकते हैं। भाई, खाने के एक्शन में तो टाइम लग सकता है ना, खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, 5 10 15 मिनट आप लगा भी सकते हैं। तो वी आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैव वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकती है। चलिए, ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द कॉन्विक्ट हैव बीन सीज्ड बाय द कोर्ट, सारी प्रॉपर्टीज जो बिलोंग करती हैं इस कॉन्विक्ट से, इस अपराधी से, वो कोर्ट के द्वारा सीज कर ली गई हैं, हत्या ली गई हैं। यहाँ पे बिलोंगिंग आना नहीं चाहिए, क्योंकि बिलोंग आपको पता है स्टेटिव वर्ब है। बिलोंग का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ होना। लेकिन ध्यान क्या देना है, मैंने आपको फिर यही बताया था कि मेन वर्ब में स्टेटिव वर्ब्स नहीं आ सकती। स्टेटिव वर्ब्स अगर जिरेंट पार्टिसिपल बन के आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, तो उससे पंगे नहीं लेने हैं। यहाँ पे बिलोंगिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। सारी वो प्रॉपर्टीज जो बिलोंग करती हैं कॉन्विक्ट से। भाई, मेन वर्ब है हैव बीन सीज्ड, मेन वर्ब में स्टेटिव नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल बिलोंगिंग का इस्तेमाल किया गया है। नो पंगा विद दिस वर्ड। स्टेटिव वर्ब्स को पार्टिसिपल जेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए, समझ गए? सारी वर्ब्स की स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आधे पौने घंटे का कॉन्सेप्ट है जो आपने 5 मिनट में सीख लिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। वो गाड़ी को डायरेक्ट करता है लेफ्ट राइट जहां आपको ले जाना है।
मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, कच्चे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तो उसको पक्का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। ओवर द कोर्स ऑफ यानी कि दौरान, है ना, ड्यूरिंग या दौरान। चलिए अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है दो, फटाफट उनको भी देख लो, इसी सेंटेंस में थे। पहला कॉन्सेप्ट तो आपसे ये पूछ लेता हूं मैं, ये टू कमिट और गेट, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? गेट समवन टू डू समथिंग, आई दिमाग में स्ट्रक्चर, नाम याद आया इसका? चलो थोड़ा याद करो, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लो। मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये बना है मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम होता है सिंगुलर, और सिंगुलर मेमोरेंडम को प्लूरल बनाने के लिए आप लिख देते हैं मेमोरेंडा। और इसमें प्लूरल कैसे बनाया? आपने ये जो की आवाज आ रही है इसको चेंज कर दिया आ की आवाज से, यानी ए से। तो अंग्रेजी में ये सारे फॉरेन रूट्स के वर्ड हैं, शायद ग्रीक है, लैटिन है। बैक्टीरियम, मेमोरेंडम, स्टेडियम, पोडियम, अडेंडम, मीडियम, इन सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए पीछे का जो है वो निकाल देना है। तो बैक्टीरियम का निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? बैक्टीरिया। अब कुछ बच्चे पुराने होंगे, वो कह रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये अच्छे से आता है, हमें सबको नहीं आता ना। स्टेडियम का निकाल दोगे तो स्टेडिया हो जाएगा। स्टेडिया, स्टेडिया, एक स्टेडियम तो स्टेडियम, कई सारे तो स्टेडिया। पोडियम का निकाल दोगे तो बन जाएगा पोडिया। प्लूरल बनाना है, ऐसे ही बनेगा। वैसे ही अडेंडम का अडेंडा। अब अडेंडा होता क्या है? अडेंडम वो लिस्ट होती है या एनेक्सर होता है या इंडेक्स होता है जो क्लास के लास्ट में होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए। क्लास क्या बोल रहा हूँ, किताब के लास्ट में। भाई राइटर ने पूरी किताब लिख दी, फिर उसको कुछ याद आया यार ये इन्फॉर्मेशन तो रह गई थी, अब वो कहाँ डाले, किताब तो छप गई, तो उसके लास्ट में अडेंडम डालता जाता है 5-10 साल तक, जो जो उसको कुछ याद आएगा। फिर बाद में वो अडेंडम सारे इकट्ठे करके क्लास का दूसरा संस्करण या दूसरा पब्लिकेशन निकाल देगा उस किताब का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे देखने में तो लगता है क्या फॉर्मूला सा है, लेकिन बड़ा आसान है। किसी से कोई काम करवाना हो तो बेसिकली 3 वर्ब्स को यूज किया जाता है। एक है हैव, दूसरी है गेट, और तीसरी है मेक। मेक को मैंने नहीं लिखा है, फिर किसी दिन बता दूंगा। हैव और गेट को देख लो। हैव और गेट में अगर काम करवाना हो तो आप यूज करते हैं हैव के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का, और गेट के साथ में टू इन्फिनेटिव का। याद रखना पड़ेगा दिमाग में ये। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं और पैसिव नहीं एक्टिव में करवा रहे हैं, लेकिन अगर काम को पैसिव में करवाया जा रहा है, पैसिव में करवाया जा रहा है, तो हैव और गेट दोनों अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। यहां पे आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक्टिव पैसिव कैसे होगा देखो। द प्रोफेसर हैड द स्टूडेंट्स राइट टू राइट या रिटन एन ऐसे। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया, किसी से कोई काम करवाया। हैड द स्टूडेंट्स राइट टू राइट या रिटन एन ऐसे। देखो यहां पे जिससे काम करवाया गया है उसको इस वर्ब के बाद में लिखा गया है, इसको मैं समझूंगा एक्टिव। ठीक है भाई, काम करने वाला आगे है, सेंटेंस एक्टिव नहीं है ये, सेंटेंस एक्टिव पैसिव बात नहीं कर रहा हूं मैं। समझ पाए मेरी बात को? मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जिससे काम करवाया गया है वो हैव वर्ब के बाद में लिखा गया है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो ये हो गया जी एक्टिव। और अगर एक्टिव है, इस तरीके से एक्टिव है, तो आपको हैव वर्ब के बाद में यूज करना है बेस फॉर्म को। तो यहां लिखेंगे हैव द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। क्लियर है इतना मामला? चलो दूसरा देखो। द प्रोफेसर हैड एन ऐसे राइट टू राइट या रिटन बाय द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया। स्टूडेंट्स को हमने बाय लगा के लास्ट में ऐड किया है, और जिस चीज को लिखवाया उसको हमने ऐसे को हैड वर्ब के बाद ऐड कर दिया। इसी को बोलते हैं कॉजेटिव पैसिव। वैसे पैसिव नहीं है, वैसे एक्टिव है ये, वर्ब एक्टिव है, लेकिन कॉजेटिव में पैसिव फॉर्म बना रहा है, क्योंकि जिस चीज को लिखवाया गया है वो हैव वर्ब यानी कॉजेटिव वर्ब के बिल्कुल बाद आ रही है। ये सब पॉजिटिव वर्ब्स हैं, हैव, गेट, मेक। तो इस केस में मैं पैसिव मान करके स्ट्रक्चर को बनाऊंगा, और स्ट्रक्चर बनेगी क्या बनेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां लिखोगे रिटन। समझ में आ गया? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो यही खेल अपने करेंगे हैव वर्ब की जगह के साथ, हैव वर्ब की जगह पे गेट वर्ब से। ठीक है, द प्रोफेसर गॉट द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर गॉट द ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आ गया जो लिखने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे पहले आ गया जिसको लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स पहले आ गया तो लिखने वाले पहले आए, यानी एक्टिव हो गया। पॉजिटिव में एक्टिव है और ये पॉजिटिव में पैसिव है। ठीक है, हैव वर्ब अपने साथ में एक्टिव के अंदर लेती है बेस फॉर्म को, लेकिन गेट वर्ब अपने साथ में एक्टिव में लेती है वर्ब के टू इन्फिनेटिव। ठीक है, गॉट टू राइट है ना, गॉट टू राइट है ना ऐसे। और इसी तरीके से गेट वर्ब पैसिव में लेती है वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट द एन ऐसे रिटन। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा के रखें। अलग से क्लास इस पे हो चुकी है ग्रामर सीरीज में आधे घंटे की, यही पॉजिटिव है, पूरा चैप्टर आपने सीख लिया। अब एक होमवर्क सेंटेंस दे रहा हूं सभी बच्चों को, आपको एरर को डिटेक्ट करके इसको सही करना है। आफ्टर द जर्नी आई हैड टू गेट माई कार टू बी रिपेयर्ड एंड वॉश्ड इन अ नियर बाई गैरेज। पूरी स्ट्रक्चर पकड़ो, हैड पकड़ो, काम करने वाला पकड़ो, काम जिस पे हुआ है उसको पकड़ो, और जो काम है फिर उसकी फॉर्म को चेक करो। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब लोग कमेंट्स में डालो। गलत होता है तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूं, सही होता है तो आपको हार्ट दूंगा, आपको पता लग जाएगा। बड़े आगे चलो, यहां भी तो वही हुआ है, नन की वर्ब है वॉज मैट। चलिए रैप अप करेंगे। छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, देख लो। ये अनलेस वाले पे आज एक क्वेश्चन बनाया है और दूसरा क्वेश्चन बनाया है इस पे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो चीज़ों में से एक चीज़ निकालनी हो, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, आप कहना चाहें कि इन दोनों में से एक या इन दोनों में से एक भी नहीं, तो पॉजिटिव के लिए ईदर का इस्तेमाल करें, नेगेटिव के लिए नीदर का। लेकिन अगर चीज़ें आपके पास 2 से ज़्यादा हों और फिर उनमें से एक निकालनी हो, तब पॉजिटिव के लिए एनी का और नेगेटिव के लिए नन का।
सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहोगे, रखोगे इसको हमेशा। क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। द डिपार्टमेंट इज येट टू रिस्पॉन्ड टू ईदर या एनी ऑफ आवर 5 RTI एप्लीकेशंस। डिपार्टमेंट अभी भी बाकी है रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना हमारी 5 RTI एप्लीकेशंस में से किसी भी एप्लीकेशन के लिए। 5 में से किसी के लिए भी, किसी भी एक के लिए भी उसको अभी तक रिस्पॉन्ड करना बाकी है। तो 5 में से एक निकालना है, पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करने की बात हो रही है। तो इस केस में आप इस्तेमाल करेंगे ईदर का, नहीं एनी का। समझ पाए मेरी बात को? जब 5 है, 2 से ज़्यादा है, उनमें से एक निकालना है, तो एक निकालने के लिए एनी का यूज़ होगा। अगर 2 ही होती, 2 RTI होती, तो यहाँ पे ईदर लगाना पड़ता। ठीक है। द पीपल डिड नॉट वोट फॉर ईदर या एनी ऑफ द 2 पार्टीज। लोगों ने वोट किया ही नहीं दोनों में से किसी भी पार्टी के लिए। अब 2 ही पार्टियां हैं, तो यहाँ पे ईदर का इस्तेमाल बिल्कुल सही होगा। दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट? चलो, वैसे नीदर और नन का यूज़ करना है। रिमार्केबली नीदर या नन ऑफ हर हैंड्स हैड एनी मार्क्स ऑफ इंजरी। रिमार्केबल बात यह है उसके दोनों हाथों में से किसी भी हाथ पे इंजरी नहीं थी, दोनों में से एक पे भी नहीं थी। कहने को तो दोनों पे नहीं थी, लेकिन दोनों में से एक पे भी नहीं थी। 2 में से एक पे नहीं थी। आई बात समझ में? दोनों में से एक पे भी नहीं थी, तो यहाँ पे नीदर, 2 हाथ तो 2 ही होते हैं ना, तो नीदर यूज़ करूंगा मैं, नन का यूज़ नहीं कर सकता। हाथ तो अंडरस्टूड है, 2 ही होंगे, तो नीदर ऑफ हर हैंड्स। ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। इसमें आपको बताना है क्या लगाओगे, बस इतना लिख देना, नीदर ऑफ या नन ऑफ। 5 सप्लायर्स अप्लाइड फॉर द टेंडर बट नीदर ऑफ या नन ऑफ देम क्वालिफाइड। खुद से करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बस यही चाहता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, जो लोग बच्चे क्लास में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, लास्ट तक जरूर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कमेंट में डालोगे तो मुझे पता लग जाएगा यू वर हेयर। चलिए, अब कॉन्सेप्ट देखेंगे ये वाला। मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, हाउ, वेयर, वाई, ये WH वर्ड्स हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब को इन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपसे मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, यानी हेल्पिंग वर्ब जो इनके बाद में आती है। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं हुई। हेल्पिंग वर्ब कैन जो है यहाँ लिखी हुई है। क्या इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ नहीं आना चाहिए था? हाउ पावरफुल कैन अ पोल इशू माइग्रेशन बी। चलो समझा देते हैं इशू क्या है, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे। जो आपने सुना है, सीखा है, वो बिल्कुल सही है। ये सारे WH वर्ड जो है ना, जो क्वेश्चन को बनाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन को बना रहे हो, सेंटेंस में शुरुआत में हो, तब आप इनको इन्वर्जन करके वर्ब इनके बाद में रखें हेल्पिंग वाली। लेकिन जब ये क्वेश्चन ना बना रहे हो, जब ये कोई सवाल खड़ा ही ना कर रहे हो, ये सेंटेंस के बीच में आए एडवर्ब बन के, तब इनके बाद में इन्वर्जन नहीं होता। टेक्निकली देख समझ लिया आपने, प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखो। व्हाट हर नेम वॉज, उसका नाम क्या था। देखो एक सवाल है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या था। व्हाट हर नेम वॉज, गलत सेंटेंस है ये। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही, व्हाट देखते ही, वर्ब को व्हाट के बाद में प्लेस कर देना है और लिखना है व्हाट वॉज हर नेम। समझ गए ना? व्हाट शुरू में आया, सवाल पूछा हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद में रखा गया। लेकिन दूसरा केस ऐसा नहीं है। आई फॉरगॉट टू आस्क व्हाट वॉज हर नेम, मैं पूछना ही भूल गया उसका नाम क्या था। क्या सेंटेंस में कोई सवाल है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं पूछना ही भूल गया उसका नाम क्या था। मैंने आपसे सवाल थोड़े ना पूछा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ मैं पूछना भूल गया कि उसका नाम क्या था। यहाँ पे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क गलत लगाया हुआ है। व्हाट जो बीच में लगा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, और इस केस में आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को इसके बाद में नहीं रखना। जो रेगुलर तरीका है उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब चलने दो। व्हाट हर नेम वॉज। समझ गए कॉन्सेप्ट? एक सेंटेंस और बनाए। वाई सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन को सोशल मीडिया पे। इतनी बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, सीखो चीज़ें, पैसा कमाओ, घूमो फिरो, करें ये सब छोड़ करके कुछ लोग सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं सारा दिन? अब ये एक सवाल है, वाई सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। सवाल है तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, और वाई एक सवाल पूछने का काम कर रहा है, क्यों का, तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी, और हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है नहीं, इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पीपल के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डू लगा दूंगा, सेंटेंस रेडी हो जाएगा। वाई डू सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया। लेकिन ये सेंटेंस देखो, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग वाई डू सम पीपल वेस्ट देयर लाइव्स। ये मेरी समझ से परे है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे वेस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। कोई सवाल नहीं पूछा मैंने यहाँ पे, वाई बिल्कुल बीच में आया सेंटेंस के, सवाल पूछने का काम भी नहीं कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं। बात तो क्यों की कर रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल गलत होगा। आप लिखें वाई सम पीपल वेस्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब निकाल दो। चलो लास्ट आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। एम्प्लॉइज वर हैप्पी व्हेन वाज अ न्यू बोनस अनाउंस्ड बाय द कंपनी। सभी इंप्लॉइज बड़े खुश थे, राजी थे, जब एक नया बोनस, व्हेन अ न्यू बोनस, जब एक नया बोनस अनाउंस किया गया कंपनी के द्वारा। देख के बताओ क्वेश्चन मार्क लगे या ना लगे, और व्हेन के बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखें या निकाले, और निकाले तो फिर कहाँ रखें, सेंटेंस को पूरा सही करके बताना।
कमेंट्स पे डालना, अपडेट करना, मैं भी अपना आंसर अपडेट कर दूंगा आपके आंसर के आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश अकर्स पैथोजन मैंने आपको बता दिया, बैक्टीरिया वायरस इसको बोलते हैं। इनकी वर्ब है इवॉल्व, फोर्टिफाई करना, मजबूत बनाना। जब ये इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं, तब ये अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे होते हैं, मजबूत बना रहे होते हैं। पैथोजन्स की दूसरी वर्ब है स्टॉप। रिस्पॉन्ड नाम की वर्ब हमेशा अपने बाद में टू लेगी जब भी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, ठीक है ना। टू यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है। चलो अब ये जो पैथोजन वर्ड है, इससे आपको कई रूट वर्ड समझाएंगे और 6, 8, 10, 15, 20 वर्ड्स आप खुद भी बनाने लगेंगे। देखिए पैथो, इस वर्ड का अंग्रेजी में मतलब होता है बीमारी या सफरिंग, परेशानी, ठीक है। और जेन वर्ड का मतलब होता है जेनेसिस, यानी कि बर्थ या बर्थ देने वाला। पैथोजन का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीटाणु या जीवाणु जो कि बीमारी को, डिसीज को बर्थ देते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक पैथोजन है, जैसे राइनो वायरस जिससे जुकाम होता है वो भी एक पैथोजन है ना। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सब पैथोजन्स कहलाते हैं। अब ये पैथो और जेन को पकड़ लो, इससे कई सारे वर्ड्स बनेंगे। जैसे एक वर्ड बनेगा पैथो प्लस में लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, पैथो मतलब डिसीज। क्या वर्ड बना ये? द स्टडी ऑफ डिसीजेज, बीमारियों की स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी क्यों की जाती है? ताकि बीमारियों का इलाज खोजा जाए। तो द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स, नेचर, इफेक्ट्स एंड नेचर ऑफ डिसीजेस, सब चीज़ें इसमें देखते हैं। कौन सी बीमारी कैसे होती है, बॉडी पे क्या असर डालती है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, ये पैथोलॉजी है। फिर एक वर्ड है एंटीजन। देखिए एंटी का मतलब है लड़ाई करने वाला, खिलाफ। जेन का मतलब है बर्थ या बर्थ देने वाला। एंटीजन वो सब्सटेंस है दैट ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी। वैक्सीन को बोलते हैं एंटीजन। वैक्सीन में जो रखा हुआ ना, जो वैक्सीन का जो सार है वो होता है एंटीजन। वो आपकी बॉडी में जाएगा और ऐसी चीज़ों को जेन करेगा, बर्थ करेगा जो वायरस से या किसी बैक्टीरिया से एंटी हो जाएंगी, उससे लड़ाई करेंगी, ठीक है। सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स अ इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी, एंटीजन। फिर ऐसे एक वर्ड बनेगा साइकोपैथ। पैथ मतलब बीमार या बीमारी, साइको मतलब आपकी मानसिक स्थिति। साइकोपैथ वो आदमी है जो दिमाग से बीमार है, अब मेंटली इल पर्सन। अब ये दिमाग से बीमार होने का आदमी का मतलब ये नहीं है कोई हॉस्पिटल में होगा ये। साइकोपैथ आपको सड़क पे मिल जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, छोटी सी बात पे झगड़ा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई आदमी बिना बात चोरी कर रहा है ना। कोई आदमी बिना बात झूठ बोलता रहता है सारा दिन। ये सब साइकोपैथ्स हैं। मेंटली इल है, इनके दिमाग में कोई ना कोई इम्बैलेंस है केमिकली। वैसे एक वर्ड होता है सोशियोपैथ। सोशियो मतलब समाज, पैथ मतलब बीमारी। सामाजिक तौर पर जो लोग बीमार हैं, ये कौन लोग होते हैं? एंटी सोशल पीपल। एंटी सोशल पीपल जिनको दूसरे लोगों से चिढ़ होती है, किसी से बोल करके राजी नहीं है, हंस करके राजी नहीं है, हर आदमी से नफरत करते हैं, है ना। अंदर ही अंदर जो है दूसरों को परेशान करने की स्कीम बनाते रहते हैं, इनको बोलते हैं सोशियोपैथ्स। ये इंट्रोवर्ट होना अलग चीज़ है, इंट्रोवर्ट नहीं है ये। इंट्रोवर्ट आदमी वो होता है जो अपने काम से काम रखे। सोशियोपैथ तो बड़ा बदमाश आदमी होता है, समाज के अंदर उसको इम्बैलेंस लाना होता है। तो ये सारे वर्ड जो है ना ऐसे बना सकते हो, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, ये सब पैथोस से बने हैं। चलिए, कह रहे जी चैलेंजिंग था। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो। ये सारी वर्ब्स जो लेफ्ट वाली हैं वो राइट वाली वर्ब्स के बराबर है, लेकिन राइट वाली वर्ब्स प्रेपोजिशन के साथ आएंगी, लेफ्ट वाली वर्ब कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगी। सीक करना और लुक फॉर करना एक ही बात है, लेकिन सीक के बाद में फॉर नहीं आएगा। आंसर करना, रिप्लाई करना एक ही बात है, रिप्लाई टू, लेकिन आंसर विदाउट एनी प्रेपोजिशन। अपोज करना, ऑब्जेक्ट टू करना एक ही बात है। इन शॉर्ट लेफ्ट वाली वर्ब्स अपने बाद प्रेपोजिशन को, टू को, फॉर को, ऐसा जो है कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। स्टूडेंट्स आर वेटिंग या अवेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट अपने एग्जाम के रिजल्ट को इंतजार कर रहे हैं। देखो फॉर प्रेपोजिशन एग्जामिनर ने लगा के दी है, तो यहाँ पे वेटिंग लगेगा, अवेटिंग नहीं लग सकता। अवेट वर्ब अपने बाद कहाँ गया, है ना। अवेट वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? वेटिंग को चूज करेंगे, अवेटिंग को रिमूव करेंगे। समझ गए ना। सम ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट या लिव दिस एरिया। कुछ पुरानी जनजातियाँ इस एरिया में रहती हैं। रहने को बोलते हैं लिव इन करना, या फिर इनहैबिट करना बिना इनके। तो यहाँ पे इन तो लगाया नहीं हुआ, तो आप बिना इन वाला प्रेपोजिशन जो है वर्ब चूज करें, आप लिखें इनहैबिट दिस एरिया। तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा हुआ है। अवेटेड के बाद में कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर फ्रॉम लगा तो हुआ है, प्रेपोजिशन लगी तो हुई है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लकीर का फकीर। अरे भाई वो प्रेपोजिशन वर्ब से जुड़ी होनी चाहिए। वेट फॉर करना, किसी चीज़ का इंतजार करना। फॉर लगा के आप बताओगे आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। लिव इन करना, कहीं रहना, जिस जगह रहोगे वहां के लिए इन लगाओगे। लिव वर्ब से वो इन जुड़ा हुआ है। आई लिव इन जयपुर, समझ पाए। वी हैव अराइव्ड एट दिल्ली, जहां अराइव की हो वहां पे एट लगा के बताओगे कहां अराइव की हो। लेकिन ये अवेट के बाद में फ्रॉम आया है, अवेट से नहीं जुड़ा हुआ। कह रहे जी ये वो इनपुट्स है जिनको अवेट किया जा रहा है, और किन से किया जा रहा है? फॉरेन रेगुलेटर से। आई बात समझ में? दे आर बीइंग अवेटेड, और दे आर बीइंग अवेटेड फ्रॉम फॉरेन रेगुलेटर्स। अवेटेड फॉर नहीं लिखा हुआ यहाँ,
यहाँ पे अगर वेटेड लिखा होता दे आर बीइंग वेटेड तो फिर फॉर भी लगाना पड़ता, फिर फ्रॉम तो लगना ही था, ये तो अलग फ्रेज है पूरा। लकीर का फकीर मत बनो, इन वर्ब्स के साथ में इनकी खुद की प्रेपोजिशन नहीं होगी। अब आजू बाजू वाला कोई अपनी प्रेपोजिशन लेके घूम रहा हो तो उसका उन वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? जिस चीज़ का वेट किया जा रहा है उसके लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई गई, ये फ्रॉम लगा के बताया गया जहाँ से वेट किया जा रहा है ना, तो इसका कनेक्शन इससे फ्रॉम का नहीं है। होपफुली समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट चलिए, रेलेवेंट मतलब संबंधित, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की वर्ब है इज, लॉ की वर्ब है शुड फोकस ऑन। फोकस जब भी करेंगे ऑन लगा के बताएं जिस भी चीज़ पे आप कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड, कंपेंसेशन यानी हर्जाना, है ना। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम के बीच का डिफरेंस। बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम के बीच का डिफरेंस। बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम का जो मीनिंग है ना वो ऐसा होता है इसे छोड़ करके। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज होगा, बिसाइड्स हमेशा पॉजिटिव केस में यूज होगा। यूज करके दिखाता हूँ। बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम माई कजिन्स सम नेबर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। साथ ही साथ या छोड़ करके मेरे कजिन्स को कुछ नेबर्स को भी बुलाया गया था। भाई मेरे कजिन्स को तो बुलाया था, उनको छोड़ दो आप, उनको तो बुलाना ही था। उसके साथ ही साथ उन्हें छोड़ दो, उनके साथ ही साथ कुछ जो है पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है सेंटेंस में, सेंटेंस की टोन पॉजिटिव है। भाई इनको तो बुलाया था, इनको भी बुला लिया। तो जब पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो या तो बिसाइड्स लगाओ या अपार्ट फ्रॉम लगाओ, बोथ आर करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम तो पॉजिटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, बिसाइड पॉजिटिव में यूज होता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव वाला है, दोनों यहाँ पे जो है सूट करेंगे। एक सेंटेंस और देखो, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम माई कजिन्स नो वन एल्स वॉज इन्वाइटेड। छोड़ करके मेरे कजिन्स को, मेरे चचेरे फुफेरे बहनों भाइयों को कोई भी इन्वाइटेड नहीं था, किसी को भी नहीं बुलाया गया था। अब सेंटेंस की टोन नेगेटिव है। भाई मेरे कजिन्स को छोड़ दो, उनको तो बुलाना ही था। यहाँ भी देखो, उनको तो बुलाना ही था, ठीक है, उनको तो बुलाना ही था, लेकिन उनके अलावा किसी और को नहीं बुलाया हमने। जब नेगेटिव कनोटेशन है तो आप नेगेटिव वाला अपार्ट फ्रॉम यूज करेंगे, आप यहाँ पे बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ ये भी हुआ, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके साथ साथ ये भी हुआ या कुछ और नहीं हुआ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केसेस में अपार्ट फ्रॉम लगेगा, जो आप लगाना चाहें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई कजिन्स, द फैंस लव द एक्ट्रेस फॉर एनर्जी इन पर्सोना बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स। फैंस को बहुत पसंद आई एक्ट्रेस की एनर्जी और पर्सनैलिटी, साथ ही साथ उसकी एक्टिंग स्किल्स के। तो एक्टिंग स्किल्स तो पसंद आई ही आई, बहुत पसंद आई ही आई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक्ट्रेस की एनर्जी और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लगी। दोनों में से कुछ भी लगा लो, भाई पॉजिटिव चीज़ है ना, इसके साथ साथ वो भी, उसके साथ साथ ये भी। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है ये मेरे ख्याल से आप गलत नहीं करोगे, सबको दे रहा हूँ एज होमवर्क। द फैंस डिसलाइक एवरीथिंग अबाउट द एक्ट्रेस। फैंस को कुछ भी पसंद नहीं आया एक्ट्रेस के बारे में, अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स हर एक्टिंग स्किल्स, उसकी एक्टिंग स्किल्स को छोड़ करके। एक्टिंग तो पसंद आई ही आई, लेकिन उसके अलावा कुछ पसंद नहीं आया। तो क्या लगाऊं इधर भाई, क्या लगाऊं? चूज करके बताना। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े सहज तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। किताबों में समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, लॉजिक नहीं पता लगेगा। यहाँ आपने लॉजिक सीख लिया, अब आप किसी दूसरे बच्चे को बता भी सकते हैं कि देख भाई बिसाइड्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लगेगा। तो कोशिश यही है कि इसी तरीके से आपको समझाएं। लास्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई देना, कमेंट्स में डालना आंसर को, जिन बच्चों का गलत होगा जरूर से रिप्लाई करके बताएंगे। चलिए अब आ जाओ अपने क्विज पे। एक कॉन्सेप्ट है ऊपर देन दोज वाला, फटाफट इसको देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है जी हमेशा कंपेरेबल थिंग्स को ही कंपेयर करना है, जो चीज़ें एक जैसी हो वही कंपेयर हो सकती है। अगर एक जैसी चीज़ें ना दिख रही हो तो आप दैट और दोज इन दोनों प्रोनाउन का इस्तेमाल करके उनको एक जैसा बना सकते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडवांस सॉफ्टवेयर इज मच हायर देन द बेसिक वर्जन। जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पेचीदगी है, जटिलता है इस एडवांस सॉफ्टवेयर की, ये बहुत ज़्यादा है बेसिक वाले वर्जन से। क्या ये सेंटेंस सही है? हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। इसकी पेचीदगी जो है इस बेसिक वर्जन से ज़्यादा नहीं हो सकती, इस बेसिक वर्जन की पेचीदगी से ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्लेक्सिटी से ही आप जो है कंपेयर करेंगे। भाई यही तो ये कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन कंपेरेबल थिंग्स के बीच में होता है। भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक वर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा होगी ना, तो यहाँ लिखेंगे देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बेसिक वर्जन। अब ये जो द कॉम्प्लेक्सिटी है ये आप पहले भी देख चुकी हो और बाद भी देख रहे हो, ठीक है। सेंटेंस तो आपने सही कर दिया, लेकिन एक ही वर्ड को आपने दो बार जो है लिख दिया, तो इसकी जगह आप दूसरी बार जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं दैट नाम के प्रोनाउन का। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडवांस सॉफ्टवेयर इज मच हायर देन दैट ऑफ द बेसिक वर्जन। दैट अपने आप ही बता रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, दो चीज़ों को कंपेयर आप कर रहे हैं एक जैसी को। अब एक सेंटेंस और देखो, द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडवांस कोर्स आर मोर डिमांडिंग देन द इंट्रोडक्टरी क्लास। जो रिक्वायरमेंट है एडवांस कोर्स की वो ज़्यादा डिमांडिंग है बजाय इंट्रोडक्टरी क्लास के। रिक्वायरमेंट डिमांडिंग होगी इंट्रोडक्टरी क्लास से ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्टरी क्लास की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। भाई इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डिमांडिंग होगी ना, इससे ज़्यादा डिमांडिंग कैसे हो सकती है? समझ पाए मेरी बात? चलो, तो रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ लिखेंगे देन द रिक्वायरमेंट्स, देन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लास। लेकिन दिक्कत ये है कि द रिक्वायरमेंट्स यहाँ भी लिख दिया, द रिक्वायरमेंट्स पहले भी लिख चुके। जब एक ही नाउन को दो बार यूज कर रहे हो, एक ही सेंटेंस में कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको प्रोनाउन से बताएं। द रिक्वायरमेंट्स की जगह यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे? दैट।
लेकिन ध्यान देना दैट तब लगेगा जब सिंगुलर चीज हो, यहाँ रिक्वायरमेंट्स है तो यहाँ लगेगा दोज। समझ गए? तो दैट और दोज का इस्तेमाल करके सिंगुलर और प्लूरल के लिए आप कंपेरेबल थिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का एक एडवांस्ड वर्जन है। कभी कभी आपको देन मिलेगा ही नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फिर भी लगाना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मैनेजर एक्सटेंड बियॉन्ड एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक मैनेजर की वो एक्सटेंड करती है बहुत आगे बियॉन्ड एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर के। तो एक छोटा क्लर्क जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक मैनेजर की। तो ये जो एक्सटेंड बियॉन्ड कर रही है, बहुत आगे बढ़ गई है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर से या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से? ऑफ कोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। भाई मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी से ज़्यादा होगी ना, आपसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? मैं हिंदी में तो बोल सकता हूँ मेरी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा है। मेरी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी से ज़्यादा है। तो देन तो यहाँ नहीं लगा हुआ। बच्चे सोचते हैं कि देन नहीं लगा हुआ तो मैं ये एरर को, ये वाले कॉन्सेप्ट को लगाऊं नहीं। आपको तो मीनिंग समझना है। तो लॉजिकली समझो, यहाँ पे जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से कंपेयर करोगे तो बियॉन्ड बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, कॉन्ट्रीब्यूटर। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आप यहाँ लगा देंगे दोस, राइट? प्लूरल है तो दोस। तो ये कॉन्सेप्ट जो है देन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ और है, आप इसकी भावना को समझे। तो बस यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ लगाया गया कि ये एक इशू बन गया है ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का, ट्रक ड्राइवर्स का, बजाय उन लोगों के जो रन कर रहे हैं बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है ना? तो दोज यहाँ पे बता रहा है, उन लोगों की बात कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हैं। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ से बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कल मुझसे किसी ने कॉमेंट्स में पूछा था और आज की क्लास में उसको समझा भी देते हैं। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे लिखा गया ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। ओवर का मतलब होता है दौरान या ड्यूरिंग, पर ड्यूरिंग तो नहीं लिखा, यहाँ लिखा है ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। और यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, यहाँ ड्यूरिंग की जगह ओवर भी लग सकता था। तो कब ओवर लगाना है, कब ड्यूरिंग लगाना है? दौरान वाले मीनिंग के लिए। समझ पाए क्वेश्चन को? चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। दौरान के लिए दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इनके यूज होने में मीनिंग का डिफरेंस है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसी वक्त के, लेकिन उस वक्त के, उस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी। लेकिन ओवर का मतलब होता है दौरान, किसी ड्यूरेशन के दौरान, लेकिन लगातार तरीके से, कंटिन्यूअसली। समझ पाए मेरी बात को? मैं एग्जांपल देता हूं तब समझोगे। सेवरल की इनोवेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। बहुत सारी इनोवेशंस को, बहुत सारी नई खोजों को इजाद किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया पिछले 2 सालों के दौरान। देखो दौरान का मीनिंग है ओवर या ड्यूरिंग में से कुछ एक लगेगा। क्या ये काम 2 साल में लगातार हुआ है क्या? मतलब हर रोज कंपनी कोई नई इनोवेशन करती थी, 365 दुना कितने हो गए देख लो, तो 730 दिन तक कंपनी क्या यही करती रही क्या? क्या ये काम लगातार होता रहा 2 साल तक, हर सेकंड हर पल? नहीं होता रहा ना। तो जब कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, मान लीजिए एक इनोवेशन आई पहले महीने में, फिर दूसरी इनोवेशन आई 10वें महीने में, फिर एक और इनोवेशन आएगी 18वें महीने में, 2 साल में 24 महीने में, ऐसे करके कई इनोवेशन आई। तो जब किसी भी वक्त आई हो, दौरान आई हो, तो आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का, जब कंटिन्यूटी का कोई सेंस या मीनिंग ना आ रहा हो। अब एक और सेंटेंस देखो, द कंपनीज रेवेन्यू हैज स्टेडली इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है पिछले 2 सालों में या 2 सालों के दौरान। तो रेवेन्यू क्या लगातार बढ़ा है, स्टेडीली, हर क्वार्टर, हर मंथ, हर वीक। समझ पाए मेरी बात को? एक स्टेडीनेस की सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, लगातार होने वाली बात आ रही है ना। बच्चा बड़ा हो गया 2 साल में, तो 2 साल में एक अचानक से बड़ा नहीं हुआ होगा, हर रोज वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ है, हर हफ्ते, हर महीने। तो जब ये स्टडी वाला सेंस आता है तो दौरान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जो है ओवर का, ओवर लास्ट 2 ईयर्स। मजा आया कॉन्सेप्ट सीख करके? थोड़ा सिक्स सेंस को यूज करना पड़ेगा। अगर लगातार हुआ है काम दौरान किसी वक्त के तो ओवर। अगर उस वक्त के दौरान आपको लगता है कि लगातार ना होकर के कभी भी हुआ है, मैं पिछले 2 सालों में 3 बार घूमने जा चुका हूँ, तो 3 बार लगातार नहीं गया हूँगा, कभी गया हूँगा, कभी वापस आ गया हूँगा, तो मैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स आई हैव गॉन, जो है 3 टाइम्स, आई हैव गॉन ऑन हॉलीडे फॉर 3 टाइम्स। चलिए लास्ट सेंटेंस आपके लिए, द सिटी हैज़ विटनेस्ड अ पॉपुलेशन बूम ड्यूरिंग द ओवर लास्ट 2 ईयर्स। सिटी ने एक पॉपुलेशन बूम को देखा है, एक जनसंख्या में विस्फोट को देखा है पिछले 2 सालों के दौरान। अब ये ड्यूरिंग है या ओवर है, आप ही लिख करके बताना, गलत या सही आपको कमेंट्स में बताएंगे। सब बच्चे इसको ट्राई देंगे। अगर इसको यहाँ अप्लाई करो, इस वाले को तो आप कर लेना, ठीक है, मैं आर्टिकल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये जो है ना, जिन्होंने एक दिन काम किया है पिछले 3 सालों में, मतलब ये इसमें लगातार वाला कुछ हो नहीं रहा ना, एक दिन काम किया 3 सालों में तो ड्यूरिंग लगा दिया। और यहाँ पे आपने ओवर का इस्तेमाल किया है क्योंकि 7.6 करोड़ वर्कर्स का डेटा लगातार डिलीट हुआ है, एक दिन में, एक झटके में नहीं हुआ है ना, बार बार होने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ओवर का इस्तेमाल किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आधार सीडिंग मैंने आपको बता दिया, आधार से इंटीग्रेशन, आधार से लिंकिंग। अब आपसे एक छोटा सा, चल सवाल बाद में पूछ लूंगा, सीधे ही आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हेडेक आप समझते हैं, एक का मतलब होता है दर्द, हेड का मतलब होता है सर, हेडेक मतलब सर दर्द। इसके आगे अ क्यों लगाया गया है? आप हिंदी में ऐसा तो नहीं बोलते मेरे सर में एक दर्द है,
या मेरे एक सर दर्द हो रहा है, आप ऐसा ही बोलते हैं ना, मेरे सर दर्द हो रहा है भाई, एक सर दर्द हो रहा है, दो सर दर्द हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखते। फिर अंग्रेजी में हेडेक यानी सर दर्द के आगे अ आर्टिकल को क्यों फिट किया गया? चलो कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। ये सारे वो नाउन्स हैं जिनमें हिंदी में तो आप अ नहीं लगाते हैं आगे, लेकिन अंग्रेजी में ये सारे नाउन्स अगर सिंगुलर हों तो अपने आगे ए या एन को लेंगे। नॉइस, मिस्टेक, फॉर्चून, इंप्रेशन, हेडेक, पेन, कोल्ड एंड कफ। प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। 8 नाउन्स है, याद रखना। नॉइज का मतलब है शोर, मिस्टेक यानी गलती, फॉर्चून यानी नसीब भाग्य, इंप्रेशन यानी छाप छवि, हेडेक सर दर्द हो गया, पेन दर्द हो गया, कोल्ड जुकाम हो गया, कफ खांसी हो गई। ये सारे नाउन्स अपने आगे अ या एन को लेंगे डिपेंडिंग ऑन कि किस आर्टिकल से, किस जो है वर्ड से शुरू हो रहे हैं, लेटर से। और अगर ये सिंगुलर होंगे उसी केस में लगाना है। लिली हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। लिली जो है सफ़र कर रही है एक कोल्ड से, एक जुकाम से, है ना, जुकाम से सफ़र कर रही है। हिंदी में तो जुकाम से सफ़र कर रही है, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा, बस नाउन याद रखने हैं आपको ये। द बिरलाज मेड फॉर्च्यून बाय पार्टिसिपेटिंग इन ओपियम एक्सपोर्ट्स टू चाइना। बिरला जो थे उन्होंने एक फॉर्च्यून को मेक किया। फॉर्च्यून मतलब भाग्य या नसीब। बिरलाज ने अपना नसीब चमकाया, फॉर्च्यून को मेक किया ओपियम के एक्सपोर्ट्स, अफीम के एक्सपोर्ट्स को जो चाइना की तरफ होते थे भारत से, उस धंधे में पार्टिसिपेट करके। तो आप यहाँ लिखेंगे दे मेड अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून यानी अपने नसीब को चमकाना, एक बढ़िया भाग्य बनाना। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू हैव मेड मिस्टेक। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमने गलती की है। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, राइट, मेड अ मिस्टेक। लास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स आर ऑफन हेडेक ड्यूरिंग समर्स फॉर द विलेजर्स। बिजली में जो कटौती है अक्सर वो एक सरदर्द होती है गर्मियों के दौरान गांव वालों के लिए, विलेजर्स के लिए। आर ऑफन अ हेडेक। चलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? स्क्रीनशॉट उतार लो इसका बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा। फिर कभी ये वर्ड्स दिखें तो इनके आगे अ या एन जो भी लगता हो ठीक से लगा के आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, जन को सजा के प्रावधानों को और ज़्यादा कड़ा, है ना। स्ट्रिंजेंट करना किसी चीज़ को, स्ट्रिंजेंट यानी कड़ा या हार्श। फैटेलिटी का मतलब होता है डेथ। फैटेलिटी की जगह कभी कभी एक वर्ड यूज होता है, वो देखेंगे आप, जो है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ एंड इंजरीज। किसी एक्सीडेंट में मान लीजिए 20 कैजुअलिटीज है, तो हो सकता है वहाँ पे 10 ही फैटलिटीज हो। 20 लोग जो है या तो वो मारे गए या एक्सीडेंट हुआ या वो इंजर्ड हुए, डेथ प्लस में इंजरी, है ना। तो ये होगी कैजुअलिटी। फैटलिटी सिर्फ डेथ के बारे में बताएगा। कह रहे जी, हाउ एवर इट हैज